द एग्जीक्यूशनर कहानी की शुरुआत में हम चारों तरफ केवल विनाश और तबाही देखते हैं। इसके बाद हमें एक आदमी किसी का गला पकड़कर हाँफते हुए दिखाया जाता है। दूसरा आदमी हंसता है और कहता है कि उन्हें यह पता था। फिर वह दूसरे लोगों के शवों को देखने के लिए कहता है और कहता है कि वह आदमी उन बेकार लोगों से अलग है। आदमी उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे मारने के लिए कहता है, और वह उसे मारने के लिए वैसे भी एकमात्र व्यक्ति है। आदमी कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसने अपनी टीम से वादा किया है कि वह जस्टिस को उसका न्याय करने देगा। आदमी कहता है कि उसे इसका बहुत पछतावा है और वह चाहता है कि उसने उसे उसी दिन मार दिया होता तो अच्छा होता। फिर हम समाचार में देखते हैं कि सफेद बालों वाले व्यक्ति का नाम सुंगह्वान है। उसे अदालत से मौत की सजा सुनाई गई है और सुंगह्वान पर एक महाशक्ति दमन उपकरण लगाया गया है और अब उसे लुकुलस प्रिजन की 5th फ्लोर के बेसमेंट में रखा गया है, जो विलेंस के लिए बनाया गया है। हमें पता चलता है कि हीरो कांग्यू के साथ लड़ने वाले कुछ हीरो भी मर चुके हैं। इन हीरोज का फ्यूनरल आज रात होगा। पहले वाला आदमी कांग्यू है। तभी कोई और टीवी बंद कर देता है और कहता है, कांग्यू तुम्हें ठीक होने के लिए बिस्तर पर आराम करना चाहिए। वह लुकुलस प्रिजन में काम करता है। उसका नाम कंगहो है। वह कांग्यू का जुड़वा भाई कंगहो है। कांग्यू कहता है कि उसे खुद सुंगह्वान को मार देना चाहिए था। कांग्यू का कहना है कि उसने अपने साथियों से वादा किया था। कांग्यू को अपने साथियों में से एक का फ्लैशबैक आता है जिसमें वह कहता है कि उन्हें दूसरों को नहीं मारना चाहिए, भले ही वे खतरनाक विलेंस हों, क्योंकि वे फिर भी एक इंसान है। कांग्यू कहता है कि यह अच्छा है, लेकिन क्या होगा यदि वे मर जाते हैं। वह उससे कहती है कि वह उन सभी से वादा करे कि वह किसी को नहीं मारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कंगहो का कहना है कि वह उससे सहमत है क्योंकि लोगों को कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए और उसके जैसे प्रिजन गार्ड्स को उन सजाओं को पूरा करने में मदद करनी चाहिए। वह कहता है कि सुंगह्वान को अगले हफ्ते फांसी दी जाएगी और वह भी वहां रहेगा। वह अपने भाई से कहता है कि उसने एक हीरो के रूप में अपना काम किया है और उसे अपने साथियों को अलविदा कहने के लिए जाना चाहिए। जिसके बाद हम कंग्यू और कैंगहो को मरे हुए हीरोज के फ्यूनरल में देखते हैं। फिर हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हुए जब सुंगह्वान के फांसी का अंतिम दिन होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कंग्यू के भाई की मौत हो गई है। कंग्यू सोचता है कि कानून का फैसला मिलने के बाद जिसे मरना चाहिए था वह नहीं मरा। उनके स्थान पर मेरा बड़ा भाई जो प्रिजन गार्ड था, उनकी मौत हो गई। जिसके बाद हम कंग्यू को वहां अकेला बैठा हुआ देखते हैं। तभी एक महिला उसे पुकारती है और कहती है कि उसने उसे काफी समय से नहीं देखा है। वह लुकुलस प्रिजन की वार्डन जोसेओन है। वह उससे पूछती है कि क्या उसके पास बात करने के लिए 1 मिनट है। वह उसे घूरता है और फिर वह उसे एक आईपैड थमाती है। वह पूछता है कि ये क्या है और वह उसे बताती है कि यह वही है जो सुंगह्वान की फांसी के दौरान हुआ था। वीडियो में हम देखते हैं कि प्रिजन गार्ड्स सुंगह्वान के साथ गलियारे से नीचे चल रहे हैं और वह कंगहो से पूछता है कि क्या वह कंग्यू का भाई है। फिर कहता है कि उसके पास निश्चित रूप से कोई महाशक्तियां नहीं होंगी, यही वजह है कि वह एक प्रिजन गार्ड है। फिर वह पूछता है कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। वह उसे अनदेखा करता है और फिर सुंगह्वान पूछता है कि जब वह लोगों को मारता है तो उसे कैसा लगता है। कंगहो पूछता है कि उसका क्या मतलब है और वह कहता है कि वह एक प्रिजन गार्ड, इसलिए निश्चित रूप से उसने उसके जैसे लोगों को भी मारा होगा। बटन को देखकर उसे दूसरे की जान लेने के लिए गिल्टी फील होता है और रात में उसे इसके बारे में बुरे सपने आते हैं। विलन्स में से एक कहता है कि वह उनके जैसा ही है और वह एक हत्यारा है। यह उसका बार बार आने वाला बुरा सपना है। सुंगह्वान पूछता है कि वह अभी भी यहाँ क्यों काम कर रहा है। वह कहता है कि किसी को यह करना ही होगा और यह सिर्फ उसका काम है। फिर उन्होंने सुंगह्वान को बांध दिया और कहा कि शुरू करने से पहले सुंगह्वान को अपने अंतिम शब्द कहने चाहिए। अब वह सिर्फ यह पूछता है कि कौन बड़ा है, एक बार फिर, और कंगहो कहता है ठीक है और फिर 3 से उल्टी गिनती शुरू करता है। जब वह 1 पर पहुंचता है तो वह बटन दबाता है और तभी बिजली चली जाती है। कंग्यू नाराज होता है और जोसेओन कहती है कि एग्जीक्यूटेड के ठीक समय पर सारी बिजली चली गई। गार्ड्स को आश्चर्य होता है कि क्या सुंगह्वान अभी भी अंदर है। कंगहो हर किसी को नीचे झुकने के लिए कहता है और एक विस्फोट के रास्ते में से एक को धक्का देता है। प्रिजन गार्ड बैकअप के लिए कॉल करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि सुंगह्वान का कंट्रोलिंग डिवाइस टूट गया है। वह इसे फिर से दोहराता है। जैसे ही सुंगह्वान अपना हाथ आदमी के कंधे पर रखता है और मुस्कुराता है, आदमी सूझने लगता है और सुंगह्वान कहता है कि यह सही है और आदमी को गुब्बारे की तरह फोड़ देता है। कंगहो मांस के टुकड़ों और खून से लथपथ है। तभी सुंगह्वान कहता है कि वह सोचता है कि वह बड़ा भाई है और पूछता है कि क्या वह ठीक बोल रहा है। कंगहो अपनी छड़ी निकालता है और सुंगह्वान पर हमला करता है।
लेकिन उसकी बांह प्रेट्जल्स में बदल जाती है। कंग हो दर्द के कारण अपने घुटनों पर गिर जाता है और सुंग हवान पूछता है कि क्या वह सही समझा। कंग हो फिर से अपनी छड़ी के लिए पहुंचता है और कहता है कि वह कानून द्वारा पनिश्ड होने का हकदार है। वह फिर से छड़ी से हमला करता है और कहता है कि तुम मॉन्स्टर हो और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सुंग हवान उसे गुब्बारे की तरह फोड़ देता है, जिसे वह मांस के टुकड़े में बदल जाता है। सुंग हवान कहता है कि मुझे लगता है मुझे कंग यू से पूछना होगा। फिर हम कंग यू को देखते हैं। वह लड़की कहती है कि रेड मिस्ट कैदियों को उनके कंट्रोलिंग डिवाइस से मुक्त कर दिया गया। यह अजीब बात है कि कोई बैकअप जनरेटर नहीं है। अच्छी खबर यह है कि उन्हें भागने से रोक दिया गया है, लेकिन कई ऑफिसर अंदर फंस गए हैं। कैंग यू पूछता है कि ईएमपी अटैक किसने शुरू की। जोसेओन कहती है कि वे अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कहती है कि उसे अपने भाई के अंतिम संस्कार में उससे यह पूछने के लिए रिग्रेट है कि क्या वह लुकुलस प्रिजन में दंगा दबा सकता है। कैंग यू कहता है ऑफ कोर्स, लेकिन केवल तभी जब वे उसकी शर्त मानने के लिए तैयार हों। फिर हम प्रिजन में देखते हैं कि वे दरवाजा तोड़ने और गार्ड की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कंग यू कहता है कि उसके साथियों ने उसे बताया कि हीरोज को मारने के लिए नहीं बनाया जाता है और उसके भाई एक प्रिजन गार्ड ने भी यही बात कही थी और लोगों को कानून द्वारा सजा दी जानी चाहिए और जो लोग उस सजा को अंजाम देते हैं वे प्रिजन गार्ड्स होते हैं। फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है, कई सारे कैदी दूर जाकर गिरते हैं। वे सब आश्चर्य से देखने लगते हैं। फिर हम कंग यू को देखते हैं जो अब प्रिजन गार्ड बन गया है, जिसके बाद सारे कैदी उस पर एक साथ हमला करते हैं। कंग यू अपनी मुट्ठी बांधता है, उसे पीछे खींचता है और उनमें एक छेद कर देता है, लेकिन हमला इतना शक्तिशाली होता है कि वह उन्हें लॉन्च करते समय कई कैदियों के अंगों को फाड़ देता है। जिन कैदियों को चोट नहीं लगी वे भ्रमित हो जाते हैं और पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगते हैं। कंग यू उन्हें सुनने के लिए कह रहा है। सरकार के आदेश के तहत फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर तक और फिफ्थ फ्लोर के अंत तक सभी को वह वापस ले आएगा। सुंग हवान खुश है कि वह यहाँ है और कंग यू कहता है कि वह नीचे जाते समय सभी को मार डालेगा। कैदियों ने पूछा कि क्या वह वास्तव में उन सभी को मारने जा रहा है। कंग यू कहता है कि उन्होंने खुद अनगिनत लोगों की जान ले ली है। वह पूछता है कि वे परेशान क्यों हो रहे हैं। उनमें से एक चहक कर कहता है कि उसने कई लोगों को नहीं मारा, लेकिन उसने 12 लोगों को मार डाला है। उस आदमी का नाम केलिटा है। तभी ब्रुक्स नाम का एक आदमी कहता है कि मैं उन्हें दोनों हाथों से गिन सकता हूं, इसने 7 हत्या की है। तभी एक आदमी कहता है कि तुम कौन हो हमें मारने वाले, क्या हम इंसान नहीं हैं? फिर हम चोय गुहवान नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने 8 हत्या की है। वह सोचता है कि यहाँ उपद्रव हो रहा है और सबका ध्यान भटका हुआ है, जबकि कंग यू विचलित है। वह इस मौके का फायदा उठा सकता है। वह मैक 5 पर कमरे के चारों ओर दौड़ते हुए अपनी शक्ति को सक्रिय करता है। वह कहता है कि इस जगह से निकलने का समय आ गया है, लेकिन वह अपने चेहरे पर एक बूट आता हुआ देखता है और उससे आगे निकल गया। कंग यू कहता है कि वह उन्हें एक ऑप्शन देगा। वे अपने कंट्रोल डिवाइस को लगा सकते हैं और एग्जीक्यूशन की प्रतीक्षा में अपने सेल में लौट सकते हैं, या वह उन्हें अब भी मार सकता है। वे सब डर से कांप उठे। तभी उनमें से एक हंसते हुए कहता है कि जाहिर है यह सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वैसे भी वे मर जाएंगे तो क्यों न लड़ते हुए मरें। इसलिए बातचीत की शर्तों का कोई मतलब नहीं है। कंग यू कहता है यह एक बातचीत नहीं है, यह सिर्फ दया का कार्य है जो वह उन्हें दे रहा है। तभी वे कुछ महसूस करना शुरू कर देते हैं। वे उसे देखने के लिए मुड़ते हैं। वह कहता है कि सुनो, और भले ही वह हीरो है, लेकिन वह केवल एक ही है। वह कहता है कि वास्तव में उसने पहले एक दूसरे लेवल के हीरो को मार दिया था और यह टीम वर्क के साथ किया था, और यह सही है। वे सभी मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब वे जीत सकते हैं। आदमी कहता है कि वे उसे आसानी से मार सकते हैं और बच सकते हैं। कंग यू कहता है कि यह वही बदमाश होगा जिसके बारे में वार्डन ने उसे बताया था। जोसेओन कहती है कि कैदियों को खतरे के लेवल के अनुसार ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट फ्लोर पर 300 सीरियल किलर है। फर्स्ट सब बेसमेंट पर 100 अपराधी है जो टाउन को मिटा सकते हैं। सेकंड सब बेसमेंट पर 30 लोग हैं जो सिटीज को मिटा सकते हैं। थर्ड सब बेसमेंट पर 10 लोग हैं जो एक देश को बर्बाद कर सकते हैं। फोर्थ सब बेसमेंट पर 5 लोग हैं जो कॉन्टिनेंट को खतरे में डाल सकते हैं, और फिफ्थ सब बेसमेंट पर 3 लोग हैं जो पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकते हैं। तुम्हें जिन प्रिजनर्स से निपटना है उनकी संख्या कम है। फिर हम सब बेसमेंट 2 पर 2 लड़कियों को देखते हैं जो कैदियों को अपने सिंस को कन्फेस करने के लिए मजबूर करती हैं। सब बेसमेंट 5 पर स्योंग हवान किसी के मांस के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़े हुए एक लड़की के पास जाता है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी है। पता चला कि कैदी एक दूसरे के प्रति इतने फ्रेंडली नहीं है। स्योंग हवान मुस्कुराता है और कहता है कि वह कंग यू के इंतजार में कुछ समय बिता सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में जोसेओन कहती है कि
कि ग्राउंड फ्लोर पर चीजें थोड़ी अलग हैं, क्योंकि हर कोई एक आदमी हिलिसन के लीडरशिप में एकजुट है। उसके पास एक शक्ति है जो उसे चिल्लाने देती है और उसके आसपास के लोगों को स्ट्रेंथ बढ़ाती है। कंग यू कहता है कि वह जानता है कि हिलिसन ने 30 अन्य अपराधियों के साथ एक अस्पताल पर हमला किया था और उन्होंने 7 सिटीजन्स और एक हीरो को मारने के लिए ऐसा किया था। हिलिसन कहता है कि 10 लोग थे, क्योंकि हीरो जुड़वा बच्चों से गर्भवती थी। कांग यू शांत हो जाता है और जोसेओन से कहता है कि उसे बल का प्रयोग करना पड़ सकता है। फिर हिलिसन कहता है कि वे उसे जल्द ही अपने टीम के साथियों में शामिल कर देगा। फिर उसके चारों ओर हर किसी को एक ताकत बफ देते हुए चिल्लाता है, जिससे कैदियों ने अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर हिलिसन ने उन्हें उस पर कूदने के लिए कहा। उन्होंने उस पर हमला किया, लेकिन कांग यू ने बस अपने पैर से लात मार दी, जिससे इंडिविजुअल रूप से पर्याप्त शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे उन सभी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बदकिस्मत लोग जिन्होंने आगे की लाइन में रहने का फैसला किया। हिलिसन घबराहट में पसीना बहाना शुरू कर देता है और आश्चर्य करता है कि क्या हुआ, और अपने जीवन के लिए डर महसूस करने लगता है। वह एक जबरदस्त दबाव महसूस करता है। कांग यू अपने पैर को हवा में उठाता है और इसे जमीन पर गिराने वाला होता है। वह इसे नीचे गिरा देता है, जिससे उसके सामने के लोग हवा में उड़ने लगते हैं। पूरी लुकुलस प्रिजन हिलने लगती है और सॉलिट्यूड के अंदर एक कैदी को आश्चर्य होता है कि क्या कांग यू ने ऐसा किया है। हिलिसन चिल्लाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। फिर ऊपर देखता है कि कांग यू उन पर हमला करने आ रहा है। एक रेड एनर्जी उसके हाथ के चारों ओर बनने लगती है और वे सभी उसके हमले से पहले उसे रोकने की कोशिश में घबरा जाते हैं। हम देखते हैं कि उसने जो गॉन्टलेट रेड एनर्जी बनाया है उसे मोड 1 कहा जाता है, और उसने जो हमला किया है वह लोगों को टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है। हिलिसन को आखिरकार वह मिल जाता है जिसका वह हकदार था। हिलिसन कहता है कि यह नहीं हो सकता, और उनके सभी शरीर फर्श पर गिरने लगते हैं। केवल कांग यू ही वहां पर लाशों के बीच जीवित रह जाता है। वह फिर से अपने माइक का उपयोग करता है और कहता है कि मैंने फर्स्ट फ्लोर पर सभी को मार दिया है, इसलिए वह अब प्रिजनर रूम में जाने के लिए तैयार है। फिर नेक्स्ट सीन में कांग यू के सामने 2 लोग होते हैं। वह कहता है कि वह उन्हें 2 ऑप्शन देगा। वे अपने कंट्रोल डिवाइस को लगा सकते हैं या मर सकते हैं। तभी एक आदमी उस पर हमला करता है, लेकिन कांग यू उस आदमी का सिर गुब्बारे की तरह फोड़ देता है। दूसरा आदमी यह देखकर डर जाता है और कंट्रोल डिवाइस लगाने के लिए तैयार हो जाता है। कांग यू उसे डिवाइस लेने के लिए कहता है। वह आदमी अपना हाथ बाहर निकालकर कहता है कि मुझे दे दो, लेकिन कांग यू मानता नहीं है, क्योंकि आदमी हमला करना शुरू कर देता है। वह कांग यू पर हमला करते हुए कहता है कि अगर मैं तुम होता तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ता। हम देखते हैं कि कांग यू उसके सामने सही सलामत खड़ा है, लेकिन उसे एक लड़की की याद आती है। वह कहती हैं कि जिनके पास शारीरिक शक्ति नहीं होती है वे केवल दूरी से ही हमले कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि किसी को अपने हाथों से कुचलने में कितना अच्छा लगता है। कांग यू की मुट्ठी आदमी की ओर उड़ती है और वह उसका सिर उड़ा देता है और पूछता है कि क्या यह अच्छा महसूस करने के लिए है, और कहता है कि यह एक अंडे को तोड़ने जैसा लगता है। वह एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर बढ़ता रहता है, जब तक हम एक आदमी को यह कहते हुए नहीं सुनते कि उसे आश्चर्य है कि शोर किस बात को लेकर था। वह कांग यू को पहचान लेता है और कहता है कि हम कम से कम 3 साल बाद मिल रहे हैं। क्या तुम्हें याद है? इस आदमी का नाम चक फील्डर है। वह कहता है कि ऐसा लगता है कि जब मैं नहीं था तो तुमने अपनी नौकरी बदल ली। लेकिन कांग यू कहता है कि कंट्रोल डिवाइस चालू करें या मरने के लिए तैयार हो जाएं। फिर हम चक को चेन से बंधा हुआ देखते हैं। चक पूछता है कि क्या यह अच्छा लग रहा है, यह कहते हुए कि वे ताजा पके हुए हैं, इसलिए यह अभी भी स्वादिष्ट है। कांग यू नाराज हो जाता है और कहता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वह यहीं पर चक को मारने जा रहा है, लेकिन सुनहरे बालों वाली लड़की उसका नाम चिल्लाती है। वह उसे देखने के लिए मुड़ता है और वह दुखी दिखती है और उसे कहती है कि नहीं। चक कहता है कि वह वास्तव में दुखी था जब उसके साथी ने उसे मारने से रोका था। कांग यू कहता है कि अगर वह सवाल का जवाब नहीं देता है तो वह उसे अब मार देगा। फिर चक पूछता है कि क्या वह जानता है कि उसने लोगों को क्यों मारा, लेकिन उसके बोलने से पहले ही कांग यू ने उसका सिर काट दिया और कहा कि उसे परवाह नहीं है। चक अभी भी बात करता है और कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वे उसे याद रखें, इसलिए जब वह किसी को मारता है तो वह उनके जीवन में सबसे यादगार व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि मैं वही बनने जा रहा हूं जो पहले मैं था, इसलिए जब तुम मर जाओगे तब भी मुझे मत भूलना। चैक कहता है कि वह उन सभी को याद करता है जिन्हें उसने मारा है और पूछता है कि क्या वह उन सभी का एक एक करके नाम बताए। फिर वह उनमें से एक बच्चे की छवि बनाने लगता है और उसका सिर पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक सेकंड में उसका हाथ कट जाता है। कांग यू कहता है कि क्या इसका कारण यह है कि वह एक अकेला कैदी है।
वह उसके मुंह पर निशाना साध रहा था, लेकिन उसे लगता है कि उसकी एबिलिटीज लेवल के साथ इसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। चैक कहता है कि मरने से पहले उसका एक सवाल है कि क्या वह उन लोगों को याद करता है जिन्हें उसने यहाँ आते समय मार डाला था। कंग यू कहता है कि तुम जैसे घटिया लोगों को याद करने का कोई मतलब नहीं है। वह कंग यू के सभी साथियों की छवि बनाना शुरू कर देता है और उसके बाद वे सभी कांग यू का नाम पुकारने लगते हैं। चैक मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या यह अभी भी यादगार नहीं होगा, जिसके बाद कैंग यू उन सभी इल्यूजन को काटते हुए चैक के हाथ को भी काट देता है और कहता है कि क्या यही सब है, यह तो स्पेल का बचा भाग है। चैक यह सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि बिना किसी हिचकिचाहट के तुमने अपने साथियों को मार दिया। फिर कैंग यू उसे भी आधा काट देता है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, कैंग यू कहता है कि वह अब हीरो नहीं है, वह प्रिजन गार्ड है। लेकिन चैक कहता है कि वह प्रिजन गार्ड भी नहीं है, वह एक मॉन्स्टर के अलावा कुछ नहीं है और वह सुंग ह्वान से अलग नहीं है। कंग यू ये सुनकर खुश नहीं होता है। फिर सीन सुंग ह्वान के पास जाता है और कहता है कि यह उबाऊ है क्योंकि दूसरी लड़की भी वापस नहीं लड़ेगी। वह सोचता है कि कंग यू को आने में कितना समय लगेगा या शायद उसे खुद ही आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर सीन प्रिजन के बाहर जाता है। हम 3 लोगों के एक ग्रुप को देखते हैं और शिंका नाम की एक लड़की टैबलेट से कंग यू को देख रही होती है और वह कहती है कि वह उसका हस्बैंड बनने वाला है। उसके साथी पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है और वह इसे दोहराती है। कानिस नाम का आदमी कहता है कि वह सुंग ह्वान को अपना हस्बैंड बनाना चाहती थी और गाटो नाम की दूसरी लड़की कहती है कि यह सही है शिंका, क्या तुम सुंग ह्वान को बचाने के लिए अपने EMP हमले का उपयोग नहीं करोगी। फिर कैनिस कहता है कि वह आदमी एक हीरो है और इंसान विकास के मामले में सबसे बेकार है। शिंका कहती हैं कि वह एक हीरो था लेकिन वह अब वैसा नहीं दिखता है। वे उसे अपना मन बनाने के लिए कहते हैं और वह दोनों को नहीं पा सकती। वह कहती है कि वह नहीं जानती कि किसे चुनना है। फिर वह निर्णय लेती है कि वह केवल उसी को चुनेगी जो जीवित बचेगा। अब वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि कौन जीवित बचेगा। जोसेओन कंग यू से कहती है बहुत अच्छा काम किया और कहती है कि उसने फर्स्ट फ्लोर को साफ करने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। वह उससे कहती है कि यहाँ से कैदी बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और उसे आराम करना चाहिए। वह कहता है कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है और वह नीचे चला जाएगा, इसलिए दरवाजा खोलो। वह कहती है कि वह समझती है। वह कहती है कि नीचे जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। उसे गार्ड से सिग्नल मिल रहे हैं जो अभी भी निचली फ्लोर्स पर जीवित है, इसलिए प्लीज उनकी मदद करो ताकि वे सुरक्षित वापस आ सकें। वह उससे पूछता है कि क्या वह जानती है कि हर एक फ्लोर पर कितने गार्ड्स जीवित है। वह कहती है कि पता नहीं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के नीचे के सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस टूटे हुए हैं, इसलिए फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। हम एक आदमी को रेंगते हुए और मदद के लिए भीख मांगते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि 5th फ्लोर के सभी डिवाइसेस काम कर रहे हैं। उस गार्ड के पीछे सुंग ह्वान और एक लड़की होती है सुंग ह्वान उस गार्ड को गुब्बारे की तरह फोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि वे लोग चाहते हैं कि हम सब देखें। दूसरी तरफ कंग यू कहता है कि मैं अब अंदर जा रहा हूँ। गार्ड कहते हैं कि वह फर्स्ट फ्लोर का दरवाजा खोल रहे हैं। जोसेओन कहती हैं कि ठीक है और कैंग यू से कहती है कि ये फर्स्ट फ्लोर से बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। फिर गेट खुलता है। हम एक गड़गड़ाहट सुनते हैं और कैंग यू को एक ग्रुप द्वारा भागने की कोशिश कर रहा गार्ड मारा जाता है। वे कैंग यू पर दूर से हमलों की बौछार करते हुए कहते हैं कि वे जानते थे कि वह आ रहा है। जोसेओन उसे बुलाती है और एक आदमी कहता है कि वह दूसरों की चिंता नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास निपटने के लिए अपनी समस्याएं हैं। वह हैरान होती है और वह उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि यह अच्छा है। वह कहता है कि वह हमेशा उसके चेहरे से वह आत्मसंतुष्ट के भाव मिटाना चाहता था। वह बाकी लोगों से कहता है कि वे उसके साथ बारी बारी से जा सकते हैं, लेकिन देखता है कि उसके पीछे हर कोई मर चुका है। वह आश्चर्यचकित होता है कि क्या हुआ। फिर कंग यू को देखने के लिए ऊपर देखता है जो उस आदमी को मार देता है और उसे मांस के क्रेयॉन में बदल देता है। जोसेओन जमीन पर गिर जाती है और कंग यू उससे कहता है कि जब वे अगला फ्लोर खोलेंगे तो वह आस पास न रहे क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है, वह खतरनाक है। जोसेओन कहती है कि वह समझ गई और फिर कंग यू से कहती है कि टोमोकी इस फ्लोर पर एक अकेली कोठरी में है। कांग यू कहता है कि वह जानता है। टोमोकी उन्हें बेवकूफ कहती है और कहती है कि उस आवाज के लिए केवल एक ही कारण है। वह कहती है कि उसने उन्हें रुकने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने नहीं सुना। हमें पता चला कि टोमोकी ने 28 हीरोज को मार दिया था। वह खुद एक पूर्व हीरो है। फिर कहती है कि यही एक कारण है कि वे विलन है। तभी उनमें से एक ने उसका अपमान करते हुए पूछा कि क्या वह मरना चाहती है। वह पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह उसे मार सकता है। उसने कहा कि उसने केवल नागरिकों से लड़ाई की है और उसने कभी किसी सुपर पावर वाले से लड़ाई नहीं की है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है।
वरना वह यहाँ नहीं होता। वह कहता है कि वह उसे अभी मारने जा रहा है। तभी वह तुरंत उस आदमी को बीच से काट देती है और कहती है कि हाँ ठीक है। उसे आश्चर्य है कि उसे क्यों लगा कि उसके पास मौका है। उसने कहा कि उसने अनगिनत विलन्स को पकड़ा है और सुपर पावर वाले लोगों से लड़ना सीखा है। उसने इसका इस्तेमाल हीरोज को मारने के लिए भी किया है। वह बाकी के लोगों को उसके साथ में शामिल होने के लिए कहती है। वह कहती हैं कि तुमको इसके बारे में कैसे पता चला? मेरा मतलब है कि मैं भी एक अनुभवी हीरो थी, लेकिन मैं हीरोज के बारे में अधिकांश जानकारी जानती हूँ। दूसरा लड़का कहता है कि यदि तुम उसकी शक्तियों को जानती हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वह इक्वालिटी से है, एक ग्रुप जिसमें केवल फर्स्ट लेवल के हीरोज शामिल है, इसलिए वह तुम जैसे थर्ड लेवल के हीरोज से अलग है। वह हंसते हुए कहती है कि जब लौसा इक्वालिटी की लीडर बनी तो उसने हीरोज इंडस्ट्री में सुधार करना शुरू कर दिया। उसने हीरोज को विलेंस को मारने से प्रतिबंधित कर दिया और समय समय पर टीम बनाकर एक साथ प्रशिक्षित किया गया और अंत में उसने हीरोज को अलग करने वाली स्तरीय प्रणाली को समाप्त कर दिया। वह उन्हें यह इसलिए बता रही है क्योंकि कंग यू के शामिल होने से पहले स्तरीय प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह शामिल होगा क्योंकि उसके पास कोई खास उपलब्धियां नहीं थी, इसीलिए अफवाह थी कि वह लाओसा का प्रेमी था। एक आदमी कहता है कि वह सही है और उसने कंग यू को पहले कभी लड़ते नहीं देखा है, फिर भी उसे फर्स्ट फ्लोर का सफाया करने में मुश्किल से कोई समय लगा, इसीलिए वह कम से कम एक सेकंड लेवल का हीरो है। टोमोकी कहती है कि फर्स्ट फ्लोर कमीनों से भरी है। फिर वह पूछती है कि वे घबरा क्यों रहे हैं, यह कहते हुए कि वह हर सेकंड के साथ करीब आ रहा है। फिर ज्यादातर लोग उसके साथ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन स्पीच यह नहीं कहता कि वह अभी जाएगा, लेकिन अंत में योजना के लिए पूछते हुए उससे लड़ने का फैसला करता है। हमने सीखा कि महाशक्तियों को पहली बार सदियों पहले देखा गया था और वर्षों से शोधकर्ताओं ने शक्तियों का अध्ययन किया और उन्हें 3 प्रकार में वर्गीकृत किया: फिजिकल टाइप सुपर पावर्स, क्रिएशन टाइप सुपर पावर्स और स्पेशल टाइप सुपर पावर्स, जो पहले 2 श्रेणियों में फिट नहीं होती। हम देखते हैं कि ग्रुप के लोग इंतजार कर रहे हैं, तभी कंग यू अंदर आता है। वे कहते हैं कि वह यहाँ है। उनकी सभी आंखें स्पीच के जैसे ही नीले रंग में चमकने लगती हैं, दूसरे के विजन को साझा करने के लिए। टोमोकी के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए देखते हैं। टोमोकी कहती है कि कंग यू के पास भी उसकी तरह ही एक फिजिकल प्रकार की शक्ति है। उसे लगता है कि वह उसकी कमजोरी जानती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कंग यू को उसके हीरो के दिनों के दौरान प्रशिक्षण करते देखा था। तुम किसी भी हमले से बिल्कुल भी नहीं बचते हो। उसने कैदियों को फोर्टिफाइड सेल के दरवाजों के पीछे क्रिएशन प्रकार की शक्तियों के साथ रखा है ताकि वे दूर से तुम पर हमला कर सकें। कई हमलों ने उसे मारा। तभी स्पीच कहता है कि वह सही थी, वह उनके हमलों से बच नहीं रहा है। लेकिन टोमोकी जानती थी कि कंग यू ने हमलों को क्यों नहीं टाला, क्योंकि उसे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। फिर उसने दूरी से किए जाने वाले हमलों की बौछार में कुछ और भी जोड़ दिया। कोई चीजें उसके शरीर के चारों ओर लपेटने लगी और वे कैदियों के लिए एबिलिटी कंट्रोल डिवाइस के अलावा और कुछ नहीं थे। कैदियों में से एक ने कहा कि सब सेट हो गया। फिर स्पीच यहाँ आता है और कहता है कि जैसा कि तुमने कहा, हमने गार्ड के शव की खोज की और यह डिवाइसेस एकत्र किया। वह पूछता है कि क्या वे उस पर काम करेंगे। टोमोकी कहती है कि उन्हें बस उनमें से एक गुच्छा की जरूरत है। इनमें से 10 एक सेकंड लेवल के हीरो को दबाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए और 15 एक फर्स्ट लेवल के हीरो के लिए, इसलिए उनके पास उसके लिए पर्याप्त है। वह उस आदमी मिलियन से डिवाइसेस को जोड़ने के लिए कहती है, जबकि अन्य उस पर बमबारी करते हैं। लेकिन टोमोकी सुरक्षित खेलने के लिए कहती है और उनमें से 30 को उस पर अटैच करती है। अब हम जानते हैं कि उसकी योजना क्या थी। कैदियों का कहना है कि अब वह पक चुके हैं, लेकिन निश्चित रूप से टोमोकी की योजना में 3 गलतियां थीं। पहली यह है कि उसने डिवाइसेस को सिर्फ एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वह पहले लीग ऑफ हीरोज में था। कैदियों ने डिवाइसेस को हवा में उड़ते हुए देखा और वह अपनी मुट्ठी से उनमें से कुछ के माध्यम से एक छेद करते हुए आता है। स्पीच यह देखता है और टोमोकी को बताता है कि वह बस कंट्रोल डिवाइसेस के माध्यम से टूट गया है। वह आश्चर्यचकित है। तभी एक आदमी गार्ड्स अपने हाथों में लेकर वहां आते हैं और कहता है कि अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो हिलना मत। लेकिन कंग यू का हमला आसपास के सभी कैदियों को बाहर निकालता हुआ दिखाई देता है, जिससे सभी गार्ड्स आजाद हो जाते हैं। उनकी दूसरी गलती यह है कि कंग यू क्लोज अटैक्स तक सीमित नहीं है, क्योंकि वह एक विशेष प्रकार का है। हम उसके हमले से मरे हुए लोगों के शवों को देखते हैं और उसे बचे हुए एक और ग्रुप को देखते हैं। दूर से हमला करने वाले हमलावर कहते हैं कि वे अपने डिवाइसेस लगाएंगे और दया की भीख मांगेंगे, लेकिन कंग यू ने अपनी शक्ति से एक विशाल तलवार बनाता है और इसे कमरे के चारों ओर एक चक्र की तरह घुमाता है और जो कुछ भी होता है उसे काटता चला जाता है।
टोमोकी की योजना में अंतिम गलती यह थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ने की कोशिश कर रही थी जिसके खिलाफ जीतने की उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। स्पीच ये होते हुए देखता है और कहता है, बहुत देर हो गई। फिर वह टोमोकी से पूछता है कि क्या उसके पास कोई बैकअप योजना है, लेकिन वह विचारों में खोई हुई है। स्पीच कहता है कि वह जानता था कि उस पर भरोसा करना एक गलती थी। उसे आश्चर्य होता है कि 30 डिवाइसेस उसके खिलाफ कैसे काम नहीं कर रही थी। फिर स्पीच कहता है कि वह अपना डिवाइस लगाने जा रहा ताकि वह जीवित रह सके। टोमोकी उसे चुप रहने के लिए कहती है और उस पर हमला कर देती है और कहती है कि तुमको क्या लगता है कि तुम किसके लिए आवाज उठा रहे हो, और कहती है कि हमने जितने डिवाइसेस का उपयोग किया वह एक लेवल 1 हीरो की शक्तियों को परखने के लिए पर्याप्त से अधिक थी, लेकिन उसने उन सभी को नष्ट कर दिया। यदि वह इतना ताकतवर होता तो वह सभी लड़ाइयों में आगे रहकर लड़ता, लेकिन तभी वह नीचे एक गार्ड को रेंगते हुए सुनती है और फिर मदद के लिए भीख मांगते हुए रेंगना शुरू करता है। फिर टोमोकी उस पर झपट्टा मारती है, लेकिन उसका हाथ काट दिया जाता है क्योंकि कंग्यू अपने गॉन्टलेट के साथ यहाँ है। वह उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई अंतिम शब्द है। वह घबराहट में हंसती है और कहती है, क्या तुम्हारा बकवास खत्म हो गया है। वह पूछता है कि क्या ये उसके अंतिम शब्द है। टोमोकी पूछती है कि क्या यह सच है कि अन्य सभी इक्वालिटी हीरो मर चुके हैं। कंग्यू कहता है, हाँ तुम सही हो। वह कहती है कि इसका मतलब है कि वह भी मर चुकी है। वह जवाब नहीं देता है और वह समझती है इसका मतलब हाँ है। वह कहती है कि उसने उसे हीरो नहीं बनने के लिए कहा था, लेकिन उसकी बहन ने नहीं सुनी। फिर वह कहती है कि वह विश्वास नहीं कर सकती कि उसने इतने लोगों को मार डाला जबकि वह एक हीरो था। वह कहती है कि तुम जानते हो कि लौसा ने हीरोज के लिए इंडस्ट्री को बदलने के लिए कितनी मेहनत की है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह इसे परलोक में देखकर दुखी होगी। कंग्यू कोई जवाब नहीं देता है। हीरोज की इंडस्ट्री नॉर्मल नहीं है। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब टोमोकी हीरो बन गई, सिर्फ एक विलन को खत्म करने के लिए। फिर देखते हैं कि एक लड़की बंधक बनी हुई है और विलन हीरो को धमकाता है, लेकिन हीरो बंधक और विलन दोनों को आधा काट देता है क्योंकि हीरोज को नागरिकों की हत्या के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। वे कानून से ऊपर थे। टोमोकी एक साधारण कारण से हीरो बन गई। हम उसे उसकी छोटी बहन थोम के साथ चलते हुए देखते हैं। थोम के पास कोई सुपर पावर्स नहीं थी। थोम उसका बहुत सम्मान करती थी, लेकिन टोमोकी उसे प्यार करती थी। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की उसे बचाने के लिए उसका धन्यवाद करती है और टोमोकी कहता है कि निश्चित रूप से यह उसका काम है। फिर उसने अपने एक मिशन में एक विलेन को मार डाला। पहली हत्या के बाद वह आदी हो गई। उसे ऐसा रोमांच महसूस हुआ जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था, और लोगों को मारना उसके लिए एंजॉयड लगता है। उसने विलन से लेकर हीरोज तक जिसे भी पाया उसे मार डाला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोमोकी को अपने से कमजोर कॉलीग्स को मारने में सबसे ज्यादा मजा आता था। उनके विश्वासघात और आश्चर्य के भाव ने उसे परम आनंद का अनुभव कराया। जब वे रोने और विनती करने लगे, वह अपने जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर थी। लेकिन कोई भी अपराध को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकता। थोमे को यह अजीब लगा कि टोमोकी हमेशा खून की भारी गंध के साथ देर से घर आती थी, इसलिए उसने एक दिन उसका पीछा किया और उसने उसे स्विंडलर के एक ग्रुप की हत्या करते हुए पाया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वह अपनी बहन को पुकारने के बाद अपना मुंह ढक लेती है। टोमोकी कहती है कि उसने उसे घर से बाहर न निकलने के लिए कहा था, लेकिन उसे लगता है कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। वह पूछती है कि क्या वह उसके साथ शामिल होना चाहेगी, यदि नहीं तो वह जारी रखेगी। टोमोकी की कलाई के चारों ओर चेन बांध दी और इस तरह थोम ने अपनी शक्ति अवेकन की। अपनी बहन को रोकना उसकी हीरो के रूप में पहला काम था, लेकिन इसके बाद वह भाग गई। इसके बाद थोम हीरो बन गई और उसने अपनी बहन को ट्रैक करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसने आखिरकार अपनी बहन को पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। टोमोकी का कहना है कि वह उसकी बहन है, यह परेशान करने वाला है। टोमोकी का कहना है कि वह बता सकती है कि उसकी बहन की शक्ति ताकतवर है, लेकिन यह दुख की बात है कि यह एक फिजिकल टाइप्स सुपर पावर नहीं है। टोमोकी कहती हैं कि मुझे उन सभी पर दया आती है जिनके पास फिजिकल पावर नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि यह कितना अद्भुत लगता है अपने आप से किसी को मारना। थोम कहती है कि उसकी बहन कभी नहीं समझेगी कि वह कैसा महसूस करती है। वह कहती है कि वह उसकी बहन नहीं है। टोमोकी पूछती है कि वह कैसे मरी और पूछती है कि क्या वह शांति से गई थी। कंग यू कहती है कि वह सुंग हुआन से लड़ते हुए मर गई। हम थोम को रोते हुए देखते हैं। कांग यू कहता है कि वह तुम्हें खोजते खोजते मर गई। टोमोकी कहती हैं कि शायद मुझे यह नहीं पूछना चाहिए था। फिर वह हमला करने के लिए मुड़ती है, लेकिन वह उसे एक दीवार में धक्का देकर बगल में मारता है, जिससे वजह से धुआं कंग यू के पास इकट्ठा होने लगता है। तभी टोमोकी उसमें से वापस आती है,
लेकिन कंग यू उसके पेट पर एक मुक्का लगा देता है, जिस कारण उसके मुंह से खून आने लगता है और वह अपने घुटनों पर गिर जाती है। वह उसकी ओर देखता है और वह कहता है कि एक टीम के मेंबर को मारना उसे दुखी करता है। टोमोकी कहती है कि वह उसे छोड़ दे क्योंकि वह एक हीरो है और उसने लाओसा से न मारने का वादा किया था। वह कहता है कि वह अब हीरो नहीं है। टोमोकी उससे विनती करने लगती है कि वह उसे न मारे और कहती है कि वह वास्तव में मरना नहीं चाहती है। वह उसे खुद की बात सुनने के लिए कहता है और कहता है कि निश्चित रूप से उसने दूसरों की हत्या करते समय इसे बार बार सुना है। वह पूछता है कि उनका रिएक्शन क्या था। वह रोना और हंसना शुरू कर देती है। फिर कांग यू अपनी मुट्ठी पीछे कर देता है। मुक्का काफी तेज आवाज और कंपन पैदा करता है जो प्रिजन के चारों ओर गूंज उठी। बाहर खड़े तीनों लोगों को यह आवाज सुनाई देती है। शिंका आवाज सुनकर खुश हो जाती है। फिर हमें एक लड़की को डरा हुआ देखते हैं। सियोंग हुआन कहता है कि यह अप्रत्याशित था और मैं अब इंतजार नहीं कर सकता और मैं अभी ऊपर जा रहा हूं। तभी उस पर कोई हमला करता है और वह दूर जाकर गिरता है। वह इससे आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर हम एक बूढ़े आदमी को ये पूछते हुए सुनते हैं कि क्या वह ऊब गया है और क्या मुझे उसके साथ खेलना चाहिए। उसका नाम किंगस्टन है। सुंग हुआन कहता है कि वह डरावना लग रहा है। किंगस्टन कहता है कि वह डरावना नहीं है, उसे बस बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। सिक्योरिटी रूम में कुछ गार्ड जोजे ऑन को बताते हैं कि वहां नीचे कुछ चल रहा है और किंगस्टन और सुंग हुआन लड़ने वाले हैं। जोजे ऑन कहती है कि यह अच्छी खबर है, उनमें से एक निश्चित रूप से मर जाएगा। वह उम्मीद करती है कि यह सुंग हुआन होगा क्योंकि किंगस्टन की तुलना में उतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि वह उसे अपने साथ क्यों ले जा रहा है। सियोंग हुआन किंगस्टन से पूछता है कि क्या आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं और वह हाँ कहता है, लेकिन सियोंग हुआन कहता है कि वह उनके साथ नहीं खेलना चाहता है, लेकिन किंगस्टन कहता है कि वह उसके साथ खेलना पसंद करेगा। वह लुकुलस प्रिजन में बंद होने वाला पहला कैदी है और फ्लोर 4 और 5 पर अन्य कैदियों के विपरीत जिन्होंने लाखों लोगों की हत्या की है, उसने केवल 3 लोगों को मार डाला। उसने जिस पहले व्यक्ति को मारा वह उस समय का सबसे खराब और ताकतवर विलन था जिसका नाम कराकास था। जिस दूसरे और तीसरे व्यक्ति को उसने मारा वे उस समय के सर्वश्रेष्ठ हीरो थे और उनका नाम क्लार्क और हिल्लो था। वह बस कहीं से बाहर आया और उस समय के 3 सबसे शक्तिशाली लोगों को मार डाला। फिर किंगस्टन पूछता है कि क्या वह अब दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है, लेकिन वह उन लोगों से निराश था जिनसे उसने लड़ाई की और इसलिए उसने खुद को सरकार के हवाले कर दिया है। वह एक बड़ा खतरा था, लेकिन उसने खुद को सौंप दिया। उस समय सरकार और हीरो एसोसिएशन के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। किंगस्टन एग्जीक्यूशन की चिंता किए बिना 30 साल तक यहाँ रहा है। वह कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, चलो बस कुछ मजा करें। सियोंग हुआन इस पर सहमत होता है और गार्ड के शरीर को हवा में उठाना शुरू कर देता है। फिर उन सभी को मीट वेड्स में बदल देता है। सियोंग हुआन कहता है कि वह थोड़ी देर के लिए खेल सकता है। फिर मीट बॉल्स को किंगस्टन की तरफ भेजता है। फिर जैसे ही वे करीब आते हैं वह धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर देता है और उनकी ट्रेजेक्टरी को रिफ्लेक्टेड और रीडायरेक्शन करना शुरू कर देता है, जिससे वे सभी उससे बचते हुए वे सभी दूर जाकर फट जाते हैं और पूरे कमरे में खून की बारिश होने लगती है। फिर किंगस्टन मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हारे पास टेलीकिनेसिस है, लेकिन तुम्हारे पास तो इनिशियल डिफेंस है। फिर वह पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई अन्य हमला है। सुंग हुआन को उसके साथ खेलना उबाऊ लगता है और वह कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को मारने का क्या मतलब है जो जल्द ही सिकुड़ जाएगा और फिर मर जाएगा। किंगस्टन को वह अहंकारी लगता है और वह कहता है कि वह उसके जैसे कई लोगों से पहले भी मिल चुका है जो सोचते हैं कि वे तालाब के सबसे ताकतवर मछली हैं। फिर वह सुंग हुआन की ओर दौड़ना शुरू कर देता है और अपने नीचे की फ्लोर को तोड़ फोड़ देता है। वह कहता है कि वे हमेशा अपने अहंकार को खुद पर हावी नहीं होने देते हैं। दूसरी तरफ गार्ड घबरा जाता है। जोसेऑन उसे शांत होने के लिए कहती है और कहती है कि इस प्रिजन को पहले या दूसरे लेवल के हीरोज भी तोड़ नहीं सकते। यहाँ बनी दीवारों में विशेष सामग्रियों से बनी 20 परतें हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। फिर नेक्स्ट सीन में किंगस्टन कहता है कि वह उसे कुछ कर्टिसी सिखाएगा। वह आगे बढ़ता है और ड्रॉप किक के साथ सीधे सुंग हुआन की ओर बढ़ना शुरू करता है। हम उसे उसके चेहरे के ठीक सामने देखते हैं। फिर हिट से तेज आवाज गूंजते हुए सुनते हैं जिससे पूरा प्रिजन फिर से हिल जाता है। गार्ड चिल्लाने लगता है और कंग यू एक जगह खड़ा रहता है। जोसेऑन पूछती है कि क्या लड़ाई खत्म हो गई है और कौन जीता है। गार्ड उसे बताते हैं कि दीवारें कांच की तरह टूट गई हैं। जोसेऑन घबरा जाती है और उसे लगता है कि सब खत्म हो गया। यह एक इंसानी ड्रिल की तरह है, ये कहां तक पहुंचा होगा। फिर सुंग हुआन पूछता है कि क्या हमें बाहर जाना चाहिए। तभी शिंका कहती है कि तुम ऐसे बूढ़े आदमी का पीछा करके क्या करने वाले हो और क्या मेरे साथ बात करने में तुम्हें अधिक मजा नहीं आएगा। जोसेऑन को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है।
दूसरी तरफ सिंघवान उससे पूछता है कि वह कौन है। वह कहती है कि आइए बात करें और आपको पता चल जाएगा। फिर जोसेओन चिल्लाती है और पूछती है कि वह 5th फ्लोर के तहखाने में कैसे पहुंची। दूसरी ओर शिंका कैमरे की तरफ देखने लगती है और फिर जाकर कैमरा बंद कर देती है। जोसेओन हताशा में डेस्क पर हाथ मारती है। दूसरी ओर कंग यू नीचे जाने के लिए गेट के सामने खड़ा होता है और जोसेओन को बताता है कि उसने अब पूरा पहला फ्लोर साफ कर दिया है और फिर गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे रुकने के लिए कहती है। वह पूछता है कि क्या हुआ है और यह कट जाता है। इसलिए वह निर्णय करता है कि सिग्नल खराब है और जबरदस्ती दरवाजा खोलने लगता है और कहता है कि जैसे जैसे वह नीचे जाता है यह और खराब होता जाएगा। वह सीढ़ियों से नीचे चला गया और 1st फ्लोर के विपरीत जो खून से लथपथ थी, 2nd फ्लोर पर कहीं भी बदबू नहीं था। यहाँ तक कि एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है और यह देखकर कंग यू हैरान हो जाता है। तभी वह एक फीमेल गार्ड को देखता है। उसके पीछे 2 खतरनाक मॉन्स्टर उस पर हमला करने जाते हैं, लेकिन वह लड़की कंग यू को उसके करीब आने से मना करती है। लेकिन कंग यू उसे ही देखता रहता है। वह लड़की कंग यू को कंग हो समझकर चिल्लाने लगती है और वह उसे बचाने के लिए कहने लगती है, जिसके बाद कंग यू उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार देता है। वह आश्चर्य करती है कि क्या हुआ है और फिर वह उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह उसे फिर से कैंग हो कहती है और उसके गले लगाती है। वह कहती है कि उसने सोचा कि वह 5th फ्लोर पर था और पूछती है कि उसने अभी क्या किया, आश्चर्य करते हुए कि उसने उसे अपनी सुपर पावर्स के बारे में क्यों नहीं बताया। वह उसे दूर धकेलता है और कहता है कि वह कैंग हो नहीं बल्कि उसका भाई है। वह हकलाते हुए पूछती है कि क्या वह हीरो कैंग यू है। फिर पूछती है कि वह वर्दी में क्यों है और वह यहाँ क्यों है। वह कंग हो की कलीग होनी चाहिए और कहता है कि मैंने आपको तुरंत परेशान कर दिया है। तभी वह उसे जीजा कहती है। वह पूछता है कि उसका क्या मतलब है। वह कहती है कि उसे अपना परिचय देने की जरूरत है और बताती है कि वह उसकी भाभी बनने वाली है और वह और कंग हो वास्तव में एक जैसे दिखते हैं। वह हैरान हो जाता है। फिर सीन 2nd फ्लोर के सॉलिटरी सेल में जाता है। हम एक लड़की को उसकी बहन से बात करते हुए सुनते हैं। वह कहती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ एक बाहरी व्यक्ति है। इनमें से एक का नाम मेल है और दूसरी लड़के का नाम मियल है। दूसरी ओर वह कहती है कि उसने उसे केवल तस्वीरों में देखा है और वह इंडिविजुअल रूप से बहुत अच्छा दिखता है। हमें पता चला कि उसका नाम होंगजिया है। वह कहता है कि उसके भाई ने एक प्रेमिका का उल्लेख किया था, लेकिन शादी के बारे में कुछ नहीं कहा। वह कहती है कि बात यह है और अपने पेट की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उसकी भतीजी या भतीजा यहाँ बढ़ रहा है। वह आश्चर्यचकित है कि वह गर्भवती है और वह कहती है कि उन्हें कुछ दिन पहले ही पता चला है और सुंग हुआन की फांसी खत्म होने के बाद कंग हो उसे बताने वाला था। वह उससे पूछता है कि क्या यह वास्तव में सच है। वह कहती है हाँ, यह पूछते हुए कि क्या यह एक समस्या है। वह दुखी दिखता है और कहता है कि नहीं। फिर वह पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और क्या वह दंगा रोकने के लिए यहाँ है। वह कहता है हाँ, और वह एक विशेष प्रिजन गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया है और उसे सभी कैदियों को मारने का आदेश दिया गया था। वह पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह पूछते हुए कि क्या वार्डन ने उसे ऐसा करने के लिए कहा। वह कहता है कि वह उसे जल्दी से बता देगा। वह उसे बताता है कि यहाँ पर एक EMP हमला हुआ है। वह पूछती है कि यह किसने किया है, लेकिन वह बताता है कि इसकी अभी जांच चल रही है। फिर वह कैंग हो के बारे में पूछती है कि वह कहाँ पर है और फिर कैंग यू सोचने लगता है और लेकिन चूंकि वह गर्भवती है, वह उसे झूठी उम्मीद देने का फैसला करता है कि वह 5th फ्लोर से बचाव संकेत भेज रहा है। वह राहत की सांस लेती है और कहती है कि वह यह सुनकर खुश है। फिर वह कहता है कि वह यहाँ सुरक्षित नहीं है और उन्हें ऊपर चले जाना चाहिए, लेकिन वह कहती है कि वह यहाँ रहेगी। वह उसके लिए नीचे उतरना आसान कर सकती है। वह पूछता है कि वह ऐसा क्यों सोचती है। वह कहती है कि वह किसी की यादों को देखकर उन्हें पढ़ सकती है क्योंकि उसकी शक्तियां साइकोमेट्री है। वह उससे कहती है कि उसने उसके विचार नहीं पढ़े और वह ऐसा तभी करती है जब कोई अच्छा कारण हो। वह कहती है कि वह इसका उपयोग कैदियों को मनोवैज्ञानिक सहायता देने और यह पता लगाने के लिए करती है कि क्या वे वास्तव में दोषी हैं। वह पूछता है कि वह कैसे मदद करेगी और वह उसे बताती है कि पूरा 2nd फ्लोर मियल और मैल के नियंत्रण में है। वे दोनों भाई बहनें हैं और दोनों के पास विशेष प्रकार की शक्तियां हैं। वे ऐसे जीवों को बुलाते हैं जो लोगों के दिलों में छुरा घोंपते हैं और फिर अपने पीड़ितों को कठपुतली बनाते हैं। वर्तमान में सभी कैदी उनकी कठपुतली हैं। वह कहता है कि वह उनकी शक्तियों को जानता है क्योंकि वे दोनों मागो के स्टूडेंट्स हैं। उसे उनके बारे में जानकारी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऊपर चले जाएं। वह कहती है कि नहीं, उनकी कठपुतलियों में से 2 गार्ड हैं
और वह गार्ड और कैदियों के बीच अंतर नहीं कर सकता, लेकिन वह उनकी यादों को स्कैन कर सकती है और उन्हें अलग बता सकती है। वह कहता है कि अगर वे पहले से ही कठपुतली हैं तो वे मर चुके हैं। वह कहती है कि वे अभी भी जीवित हैं, वे ठीक हो जाएंगे एक बार जब वे भाई बहन की शक्तियों से मुक्त हो जाएंगे। फिर वह उससे कहता है कि वे अपनी शक्तियों से उन्हें आज़ाद नहीं करेगी, लेकिन वह उससे कहती है कि वह उन्हें मना सकती है। लेकिन वह उसे बच्चे के बारे में सोचने के लिए कहता है और वह कहती है कि वह एक माँ बनेगी, लेकिन सबसे पहले वह एक प्रिजन गार्ड है, इसलिए उसे अपना काम करना चाहिए। कांग यू अपने भाई को वही शब्द कहते हुए याद करता है। वह ठीक है कहता है और अपनी शक्ति का उपयोग करके जिया को लपेटता है और उसे हवा में उठाता है और उसके चारों ओर एक कवच बनाता है। वह पूछती है कि यह क्या है और वह उसे बताता है कि यह उसकी शक्ति है और यह उसे सुरक्षित रखेगी। वह पूछती है कि क्या यह उसके शरीर को प्रभावित करेगा। यह कहते हुए कि यह अजीब लगता है, वह चलना शुरू करता है और वह उसके पीछे तैरती है। वह गार्ड से कहती है कि वह डटे रहे और सोचती है कि यह बड़े भाई की एबिलिटी है। फिर वह बताती है कि उन दोनों ने कई प्रिजन गार्ड्स को पकड़ लिया था। फिर कांग यू पूछता है कि इनमें से कौन गार्ड है। वह थोड़ा समय मांगती है और अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर देती है। वह उससे कहती है कि पीछे वाले 2 लोग हैं, इसलिए आगे वालों को वश में करना होगा और उनका ग्रुप बनाना होगा। उसकी शक्ति उसके चारों ओर घूमने लगती है और उसकी विजन को ब्लॉक कर देता है। वह उससे पूछती है कि क्या हो रहा है और उससे कहती है कि उसे सब कुछ देखना है। वह ध्यान नहीं देता है और वह कहता है कि इसे करने का एक आसान तरीका है। फिर गार्ड को बांधने लगता है और गार्ड की एक्टिविटीज को प्रतिबंधित कर देता है। तभी कठपुतलियों में से एक उस पर हमला करता है, लेकिन वह उसका सिर उड़ा देता है और कहता है कि जो मर गए हैं वे कैदी हैं। फिर सभी मॉन्स्टर्स उस पर हमला करते हैं और वह कैदियों को मारने की योजना बनाता है, क्योंकि यह दोनों ग्रुप को अलग करने का यह सबसे आसान तरीका है। फिर एक दूसरे में छेद करने के बाद वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करके बाकी के कठपुतलियों को जल्दी से अलग कर देता है, जबकि जिया इसे नहीं देख सकती है। फिर हम एक ऑर्ब में यह सब करते हुए देखते हैं, जबकि मियल और मियल उसे ऐसा करते हुए देख रही है। मियल अपने भाई से पूछती है कि वह क्या सोचता है, यह पूछते हुए कि शायद वह उनके मास्टर से ज्यादा ताकतवर और तेज है। वह कहता है कि कौन जानता है। वह पूछती है कि क्या वह लाओसा से ज्यादा ताकतवर है। वह जवाब नहीं देता है और वह उससे कहती है कि वह डरी हुई है। वह उससे चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि उनके सभी कठपुतलियों के साथ है, उन्हें मारना उसके लिए कठिन होगा। कम से कम वे ऐसा सोचते हैं। फिर जिया चिल्लाती है और पूछती है कि उसने उसके विजन को ब्लॉक क्यों किया। वह कहता है कि उसे पहले ही चेतावनी देनी चाहिए थी। वह पूछती है कि क्या हुआ और वह कहता है कि उसने गार्ड्स को अलग कर दिया और कैदियों को मार डाला। वह पूछती है कि कैसे, जब एग्जीक्यूटिंग डिवाइस 5th फ्लोर पर हैं। तो वह कहता है कि उसने उन्हें अपने हाथों से स्वयं मार डाला। वह उसकी बातों की दोबारा जांच करती है और वह पूछता है कि क्या यह एक समस्या थी। वह पूछती है कि यह किसका विचार था। वह कहता है कि यह उसका था और वह पूछती है कि क्या वार्डन इससे सहमत थी। वह कहता है हाँ। फिर जिया पूछती है कि वह क्या सोच रहा है, क्या सब कुछ ठीक है, और वह कहता है कि मैंने बस वही किया जो मुझे एक प्रिजन गार्ड के रूप में करना था, और क्या इसमें कोई समस्या है। जिया कहती है कि हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, हमारा काम कैदियों का रिहेबिलिटेशन करना है प्रिजन गार्ड के रूप में। कांग यू कहता है कि वह थक चुका है ये आदर्श सुनते हुए कि हीरोज उन्हें नहीं मार सकते और उन्हें केवल कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता है ऐसे आदर्शों को अपनाने के परिणाम किसी ऐसे जानवर द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई जिसके बारे में आप तर्क नहीं कर सकते, और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वह हीरो बनने के लिए बना है या प्रिजन गार्ड। इसलिए उसे यह बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि किसी को इन मॉन्स्टर्स को मारना है। वह उससे तर्क करने की कोशिश करती है और कहती है कि वे अभी भी इंसान हैं। वह पूछता है कि क्या वह गंभीर है और वह किस बारे में बकवास कर रही है। वह पूछता है कि वह क्यों सोचती है कि वे इंसान हैं, क्योंकि यहाँ हर किसी ने हजारों लोगों को मार डाला है। वे सभी मौत के अलावा कुछ भी नहीं चाहते हैं। अतीत में ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु गलत तरीके से हुई, इसलिए मृत्युदंड को खत्म करने पर बहस हुई थी। लेकिन साइकोमेट्रिक शक्ति वाले लोगों के सामने आने के बाद जिन लोगों को अन्याय महसूस हुआ वे गायब हो गए हैं। फिर भी उनके पास बताने के लिए एक कहानी है, और विशेष रूप से माइल और मेल के पास। फिर वह जिया से कहता है कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास बताने के लिए अपनी कहानी है, और क्या उनके हाथों मरने वाले पीड़ितों में भी एक नहीं था। वह सब कुछ चुपचाप सुनती रहती है और वह कहता है कि वे या तो मेरे ही हाथों मरेंगे या मौत की सजा से, इसलिए इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर जिया कहती है कि मौत की सजा का मतलब यह नहीं है कि सभी को मार दें,
लेकिन कांग यू उसे बहस बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि यदि वह नैतिकता के बारे में बात करना जारी रखती है तो वह उसे ऊपर भेज देगा और चीजों को वैसे ही संभालेगा जैसे कि उसने योजना बनाई थी। वह चुप रहती है और वे एक गलियारे से नीचे जाते रहते हैं जब तक कि वे कुछ डार्क सोल्स दुश्मनों से नहीं मिलते। वह जिया से पूछता है कि गार्ड्स कौन है और वह कहती है कि सबसे पीछे 3 हैं। वह कहता है कि वह देखता है और उसकी आंखों को ढकने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहती है कि अगर कैंग हो को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख होगा, लेकिन वह जवाब नहीं देता है और कठपुतलियां उस पर छलांग मारकर हमला करती हैं और उनमें से एक उसकी गर्दन पर वार करता है, लेकिन वह चकमा देने की भी जहमत नहीं उठाता क्योंकि तलवार टूट जाती है। पता चलता है कि उसने चकमा नहीं दिया या कुछ भी नहीं किया। दूसरों ने अपनी बातों को उसके गले में ठूंस दिया था जिससे वह नाराज हो गया। हर कोई बस बातें ही कर रहा है। जिया डर रही है कि वह क्या देख रही है क्योंकि वह गॉन्टलेट का उपयोग कर एक और कठपुतली को काट देता है। बाकी लोग उस पर कूदना शुरू कर देते हैं, लेकिन कांग यू ने दूसरों के आदर्शों को सुनने की कोशिश करना छोड़ दिया है। वह मोड़ 5 में बदल जाता है जो ऑर्ब्स को बुलाता है और वह उनमें से प्रत्येक को कठपुतलियों को मारता हुआ भेजता है। फिर यह उनके चारों ओर लपेटता है और उन्हें धुंध में विस्फोट कर देता है। वह आहें भरता है क्योंकि उसे कैदियों से अभी अभी तनाव मुक्ति मिली है। हम देखते हैं कि शिनका उसे देख रही है और वह यह कहते हुए खुश हो रही है कि वह प्रत्येक गुजरते मिनट के साथ कूल होता जा रहा है। दूसरी ओर कैंग यू चलता रहता है और कैदियों को मारने और गार्ड्स को बचाने का काम जारी रहता है। फिर जिया कहती है कि वह आगे 3 प्रिजन गार्ड्स को देख सकती है। वह कहता है कि ठीक है और कैदियों को मारने जाता है, लेकिन तभी एक दरवाजा खुलता है और मेल बाहर आती है और उसका वेलकम करती है और पूछती है कि क्या आप अकेले आए हैं। वह उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। फिर हम उन दोनों के पीछे एक जायंट मॉन्स्टर को देखते हैं। फिर जाया उनका नाम लेकर चिल्लाती है और वह पूछता है कि होंगजिया, तुम हमारे पास क्यों नहीं आई? तुम्हें तो स्वर्ग भेजा जाना चाहिए था। फिर कैंग यू उन्हें गार्ड्स को छोड़ने के लिए कहता है, वरना वह उन्हें जल्दी से मार देगा। मेल पूछता है कि क्या कोई विकल्प है जहां वह उन्हें नहीं मारेगा। वह कहता है कि फर्स्ट फ्लोर और पहले बेसमेंट को अपने डिवाइसेस को वापस लगाने का विकल्प दिया गया था, लेकिन सेकंड फ्लोर और नीचे के सभी लोगों ने हजारों लोगों को मार दिया है, इसलिए उनके पास मरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेल कहता है कि उसने सुना है कि कांग यू उनके मास्टर को जानता है। फिर माइल कहती है कि वह लाओसा को भी जानती है, लेकिन वह अपने कॉलीग्स से बहुत अलग लगता है। वह कहती है कि वह निश्चित रूप से नरक में जा रहा है। मेल उसे चुप रहने के लिए कहता है। कांग यू कहता है कि वे देखेगा कि वहां सबसे पहले कौन पहुंचता है। मेल कहता है कि अगर वह उन्हें जाने देने का वादा करता है तो वे उनकी कठपुतलियों को छोड़ देंगे। वह उनके रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर देता है। फिर जिया उन्हें इसे बदतर नहीं बनाने और अपने डिवाइसेस को वापस लगाने के लिए कहती है, लेकिन मेल कहती है कि उन्होंने मृत्यु के लायक कुछ भी नहीं किया है और वह यह भी जानती है, इसलिए हम भी मना करते हैं। वह कहता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उनके साथ बातचीत करने का फायदा नहीं है और कहता है कि यह ठीक है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि जानवर को भी दर्द महसूस होना चाहिए। फिर मेल कहता है कि वह उससे लड़ना नहीं चाहते हैं और उनकी कहानी सुनने के लिए कहता है जिससे बातचीत करना आसान होगा, लेकिन वह बात सुनने से मना कर देता है। फिर जिया उसे कहती है कि अगर आप उनसे बात करेंगे तो आप इसे शांति से सुलझा सकते हैं, लेकिन वह उसे चुप रहने के लिए कहता है। वह भाई बहन को लपेटता है और उन्हें हवा में उठा लेता है। वे भागने की कोशिश करते हुए छटपटाते हैं। फिर वह कहता है कि जहां तक किसी विलन को टॉर्चर करने के तरीकों का सवाल है, मैं उसके बारे में पहले से ही जानता हूं, और कहता है कि मैं नहीं जानता था कि एक पल ऐसा आएगा जब ये शब्द मददगार होंगे। फिर मेल कहता है कि जिसके साथ बातचीत काम नहीं करती वह इंसान नहीं है, वह जानवर है। फिर माइल कहती है कि नहीं, वह एक मॉन्स्टर है। तभी वह 2 कैदियों के साथ अपनी जगह बदल लेते हैं और वह कहता है कि उनके पास स्पेशल टाइप पावर्स है। फिर कैदियों को यह कहते हुए मार देता है कि यह परेशान करने वाला है। वह आश्चर्य है कि ये सभी बदमाश उसे मॉन्स्टर क्यों कहते रहते हैं। फिर उसे रोकने के लिए और भी कठपुतलियों को बुलाते हैं। वह बकवास है बोलकर जल्दी से उन सभी के सिर काट देता है और कैंग यू पूछता है कि क्या वे हर बार अपनी बुलाने वाली शक्तियों का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर माइल ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी मेल पूछता है कि क्या उसे मदद की जरूरत है, लेकिन माइल मना कर देती है और दीवार को तोड़ने की कोशिश जारी रखने के लिए कहती है। माइल कहती है कि वह उसे धीमा करने की कोशिश करेगी, इसलिए वह एक बड़ा समन सर्कल बनाती है और उसमें से बहुत सारे हेल नाइटमेयर्स को समन करती है। फिर कैंग यू कहता है कि यह है एक समनर की पावर, लेकिन असली इंसान की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। फिर वह तुरंत एक को मारता है और कहता है कि उसे मॉन्स्टर को मारने में कुछ भी महसूस नहीं होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसे कैदियों को मारने से कुछ भी महसूस होता है।
वह उनके साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है और उनके हमलों में से एक से छलांग लगाता है और एक बड़े हमले के लिए तैयार हो जाता है। फिर बिजली की तरह दुश्मनों के बीच से गुजरते हुए उन सभी को मार देता है। यह देखकर माइल घबराने लगती है और मेल से पूछती है कि इसमें कितना समय लगेगा। वह कहता है कि उसे और 10 मिनट चाहिए। वह कहती है ठीक है और अपना अंगूठा काटती है और कहती है कि वह और समय खरीद लेगी। जैसे ही वह अपना हाथ गोले पर रखती है, ऊपर एक तेज धमाका सुनाई देता है और जैसे ही वे दोनों इसे टूटते हुए देखते हैं तो उन्हें कांग यू उनके सामने नीचे दिखाया जाता है। वह कहता है कि उसने इस पर थोड़ा विचार किया और महसूस किया कि क्रीचर रुक जाएंगे। अगर एक बार जब वह उन्हें पकड़ लेता है तो उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह कहता है कि यह उनका आखिरी मौका है, इसलिए अगर वह सभी लोगों को अपने जादू से रिलीज कर देते हैं तो वह उन्हें बिना दर्द महसूस हुए मार देगा। वह दोनों डर से भरे हुए हैं और ऊपर देखते हैं कि बहुत सारी परतें हैं जो उनके लिए तोड़ना मुश्किल है। कांग यू एक बार फिर अपनी शक्तियों से उन्हें रिलीज करने के लिए कहता है। मेल को समझ नहीं आता कि असल में उसके पास कितनी ताकत है। कांग यू एक बार फिर से कहता है और फिर अपनी पावर को रिलीज करता है, लेकिन मेल अपने हाथ उठाता है और कुछ जादुई घेरे बनाता है। कांग यू देखता है कि एंजल जैसे लिविंग बीइंग उनसे उतर रहे हैं। वहां माइकल गैब्रियल, राफेल और यूरियल है। फिर हम एक लाल क्रॉस देखते हैं। फिर कांग यू के लात मारने से वह तुरंत ही ढेर सारे टुकड़ों में कट जाते हैं। मेल और माइल डर के मारे पीछे मुड़ जाते हैं, लेकिन तभी मेल चिल्लाता है और घबराकर गार्ड्स को बुलाता है जो अभी भी जीवित हैं। वह कांग यू को दूर रहने के लिए कहता है और अगर उसने उन्हें बाहर नहीं निकाला तो वह गार्ड्स को मार देगा। कांग यू कहता है कि अगर वह उन्हें जाने नहीं देता है, और तभी माइल चिल्लाती है क्योंकि वह कांग यू की शक्ति द्वारा पकड़ ली जाती है। फिर वह कहता है कि उसकी बहन बहुत भयानक मौत मरेगी। वह अपनी शक्ति को सीमित करना शुरू कर देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वह चिल्लाती है और मेल को बताती है कि उसे दर्द हो रहा है और वह चिल्लाने लगती है। जैसे ही उसकी हड्डियां टूटती हैं, मेल अपने घुटनों पर गिर जाता है और कहता है कि वह उन्हें अब रिहा कर देगा और अपनी शक्तियां वापस ले लेगा, लेकिन प्लीज वह उन्हें जिया से बात करने दें। लेकिन कांग यू मेल से कहता है कि पहले उन्हें रिहा कर दे, वरना वह उसकी बहन को कुचलना बंद नहीं करेगा। मेल देखता है और फिर उन्हें एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते हुए देखते हैं। फिर सभी गार्ड और कैदी भी रिहा हो जाते हैं। वे आश्चर्यचकित होते हैं कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर कांग यू उन सभी को मार देता है, जिससे मील और मील फिर से डर जाते हैं। फिर गार्ड पूछते हैं कि क्या हो रहा है और उसे एक हीरो के रूप में पहचानते हैं। वह उन्हें ऊपर जाने के लिए कहता है। फिर वे जल्दी से भाग जाते हैं। फिर मेल उससे अपने वादे को पूरा करने के लिए कहता है और वह कहता है कि ठीक है, वह उन्हें जिया से बात करने देगा, लेकिन उन्हें सभी लाशों से दूर कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे एक गर्भवती महिला को नहीं देखना चाहिए। जिया का विजन फिर से धुंधला हो जाता है और वह उससे पूछती है कि क्या हुआ। वह कहता है कि अब यह खत्म हो गया है और भाई बहन ने सभी को रिहा कर दिया है। वह पूछती है कि वे कहाँ हैं और वह उसे बताता है कि वे यहीं हैं और मारे जाने से पहले उससे बात करना चाहते थे। वह उससे कहती है कि वह अभी भी उन पर डिवाइस लगा सकता है, वे सिर्फ बच्चे हैं। वह उससे कहता है कि वह खुद को दोहराना नहीं चाहता। यहाँ सभी ने हजारों लोगों को मारा है, इसलिए वह उन्हें खुद मार देगा। मेल जिया से पूछता है कि क्या वह मानती है कि वे मरने के लायक हैं, क्योंकि उन्होंने मरने के लायक कुछ भी नहीं किया है। कांग यू उन्हें जल्दी से बात करने के लिए कहता है। जिया उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार जब उसने उन्हें रोते हुए देखा तो वह कहने के लिए शब्द नहीं खोज पाई। कांग यू पूछता है कि क्या उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वह फिर भी चुप रहती है और कांग यू कहता है कि उसने अपना वादा निभाया है और फिर से उसकी विजन को ब्लॉक करते हुए कहता है कि एग्जीक्यूशन शुरू करने का समय आ गया है। तभी माइल कहती है कि वह मरना नहीं चाहती। वह अपने भाई मेल से कुछ करने के लिए चिल्लाने लगती है। कांग यू अपनी मुट्ठी पीछे खींचता है और उसे बच्चों के पास पटक देता है, लेकिन हरे रंग में हर जगह हरा होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि मागो ने भाई बहन की रक्षा के लिए उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच लगा दिया है। फिर मेल अपने मास्टर को पुकारता है और कांग यू हैरान हो जाता है। मागो हाँ कहता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कांग यू को समझ नहीं आया है कि क्या हो रहा है और सोचता है कि क्या ये बच्चे किसी तरह का इल्यूजन समन कर सकते हैं। और वह कहता है कि इस फ्लोर पर लोग इस तरह की हाई लेवल जादू का उपयोग नहीं कर सकते और उसे यकीन है कि मागो ने इसे खुद डाला है। वह आश्चर्य करता है कि उसने उन पर डिफेंसिव जादू क्यों डाला, लेकिन वह कहता है कि यह जो भी हो, अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो भी कुछ नहीं बदलेगा। भाई बहन डर जाते हैं क्योंकि सुरक्षा कवच टूटने लगता है, लेकिन कवच फिर से ठीक हो जाता है क्योंकि मागो ने उस पर कई जादू के घेरे डाले हैं। कांग यू मागो से पूछता है वह क्या कर रहा है, यह सोचकर कि वह ऐसा क्यों कर रहा है।
बेशक मागो मर चुका है, इसलिए यह मृत्यु से पहले उसके द्वारा किया गया कोई जादू होगा। कांग यू सुरक्षा कवच की कुछ और परतों को तोड़ता है और वह उन्हें तोड़ना जारी रखता है, लेकिन उसे बेचैनी महसूस होने लगती है। हम देखते हैं कि माइल चेतना खोने लगती है और कांग यू सोचता है कि यह फीलिंग क्या है। हम मागो के साथ इक्वालिटी के सदस्यों को देखते हैं और मैदान के अंदर कुछ बच्चे को भी देखते हैं। फिर सदस्यों में से एक पूछता है कि क्या मागो थका हुआ नहीं है। फिर थोम से पूछता है कि क्या वे शादी करने के बाद बच्चे पैदा करेंगे। वह पूछती है कि उसे क्यों लगता है कि वे शादी कर लेंगे। वे मजाक करने लगते हैं और लाओसा उन्हें लड़ाई बंद करने के लिए कहती है। फिर मागो उन सभी को बुलाता है और कहता है कि उनके साथ खेलने के लिए आओ। फिर सभी ने बच्चों के साथ कुछ समय बिताया सिवाय कांग यू के। मागो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसे बच्चे पसंद नहीं है। वह कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वह नहीं जानता कि उनके साथ कैसे बातचीत करनी है। वह कहता है कि उसे वैसा ही करना चाहिए जैसा उसके माता पिता बचपन में करते थे। कांग यू कहता है कि उसके माता पिता की मृत्यु उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई थी, इसलिए उसके पास केवल उसका भाई ही एक परिवार था। मागो ओह का चेहरा बनाता है, फिर अपना गला साफ करता है और कहता है कि मुझे इसके लिए माफ करना। कांग यू दूसरी ओर देखता है और मागो उसे फिर से पुकारता है और कहता है कि वह उसके साथ ऐसा कर सकता है। फिर उसे एक बच्चे की तरह व्यवहार करने के लिए कहता है, लेकिन कांग यू एक अजीब चेहरा बनाता है और मागो हंसता है और कहता है कि वह केवल मजाक कर रहा है। उसे कभी नहीं पता था कि वह इस तरह की अभिव्यक्ति खोजने में सक्षम है, लेकिन वह पूरी तरह से मजाक नहीं कर रहा था। अगर हालात मुश्किल हो जाते हैं तो वह उसके आसपास एक बच्चे की तरह व्यवहार कर सकता है। कांग यू कहता है कि यह एक कठिन पास्ट है और यह उस समय की बात है जब सुंग हुआन उनसे लड़ रहा था। कांग यू वहीं खड़ा था। उसने चारों ओर देखा और फर्श पर अन्य सदस्यों की लाशें पड़ी थी और जिसे देख वह खून के आंसू रोने लगा। लेकिन तभी मागो उसे पुकारता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वहां बहुत सारी कवचों को तोड़ने के बाद केवल एक ही बचा था और मेल अभी भी डरा हुआ है। कांग यू रुक जाता है और मागो की ओर देखता है जो उसे एक सौम्य मुस्कान देता है। कांग यू अपने दांत पीसता है और जिया पर अपनी शक्ति छोड़ता है। वह धीरे से उसे नीचे उतारता है और पूछता है कि क्या वह अपनी एबिलिटी से यादें पढ़ सकती है। वह हाँ कहती है और वह उसे अपने एबिलिटी से यादें पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि मागो ने इसे बनाते समय क्या सोचा था। वह आश्चर्यचकित होता है और पूछती है कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वह मागो को देखती है तो वह अपने हाथ में एक स्मृति दिखाती है और कहती है कि यही वह है जिसके बारे में वह सोच रहा था। कांग यू कहता है यह प्रिय लगता है, लेकिन जिया कहती है कि यह प्यारा लगता है। फिर वह पूछती है कि भाई बहन की यादें भी यहाँ क्यों हैं। वह कहती है क्योंकि एबिलिटी उन पर डाली गई थी और उसने इन्हें जानबूझकर नहीं दिखाया है। फिर वह कहती है कि वह इसलिए बता रही है ताकि वह गलती न करे, लेकिन कांग यू कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन हथियारों की स्थिति क्या थी, लेकिन वह अभी भी उन्हें मार डालेगा। हम देखते हैं कि दोनों बच्चे छोटे संस्करण में भी भयभीत हैं। जिया कहती है ठीक है और फिर यादें कांग यू पर छोड़ देती है और हम किसी तरह की फैंसी नीलामी में फ्लैशबैक करते हैं जिसमें आइटम सुपर पावर वाले होते हैं। फिर हम लोगों को पिंजरे में बंद देखते हैं और देखते हैं कि मायल और मियल भी एक के अंदर हैं जब वे केवल 6 साल के थे। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब